अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। लेकिन वांग ने उनसे पूछा, और आप मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मास्टर शियान ने जवाब दिया कि वह उससे मिलना चाहते थे ताकि वह खुद उसके श्राप को हटा सकें, और महज एक संयोग से आज उनकी उससे मुलाकात हो गई। जैसे ही वांग को समझ आया कि वह उसकी मदद करना चाहते हैं, उसने दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद किया। फिर मास्टर शियान ने उसे जांचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, और जैसे ही वांग ने उसे छुआ, उन्होंने बिना किसी शक्ति का उपयोग किए उसकी जांच कर ली। दूसरी तरफ लिन टीचर जोया के साथ बैठी थी और उसने कहा कि वांग के पास एक मेहमान आया है, इसलिए उसे उनके लिए कुछ खाने पीने का सामान ले जाना चाहिए। लेकिन टीचर जोया ने उससे कहा कि अगर वह जाकर उनकी बातचीत में दखल देगी तो वह उन्हें परेशान कर सकती है, और उसे सलाह दी कि जब तक वांग खुद उसे न बुलाए तब तक उसके पास न जाए। उसके बाद वांग ने दरवाजे के पीछे से उसे आवाज लगाई और कहा कि वह मास्टर शिन के साथ अपने ऊपर लगे श्राप को तोड़ने की यात्रा पर जा रहा है और शायद वह बहुत लंबे समय तक वापस न लौटे। लिन उससे अलविदा कहने के लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन मास्टर शिन ने उस पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने वांग से कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शायद वह भी उनके साथ जाने की जिद करती। वांग उनकी बात समझ गया। उसके बाद मास्टर शिन ने टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और उन दोनों को उस द्वीप पर ले गए। फिर दोनों उस द्वीप पर घूमने लगे। जैसे ही वांग ने यह सुना, वह हैरान रह गया। फिर मास्टर शियोनन उसे उस जगह पर ले गए और उसके साथ बैठ गए। वांग ने मास्टर शिन से उनकी असली पहचान पूछी और उन्होंने जवाब दिया कि वह मानव भूमि के सम्राट हैं। उन्होंने उससे कहा कि जो उसके पास है वह असल में कोई श्राप नहीं बल्कि एक बीमारी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बीमारी का इलाज आसान नहीं है। उन्होंने उसे बताया कि इलाज के लिए उसे अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा और कुछ विशेष कौशलों की ट्रेनिंग करनी होगी। वांग ने जवाब दिया कि वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मास्टर शियोनन ने उससे कहा, ठीक है, आज से मैं खुद तुम्हारी ट्रेनिंग की देखरेख करूंगा। उन्होंने कहा कि जो कौशल वह उसे सिखाने वाले हैं वे उसे अपार शक्ति प्रदान करेंगे। फिर उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह उस शक्ति का उपयोग मानव भूमि और कबीलाई भूमि के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। जैसे ही वांग ने हामी भरी, मास्टर शियोनन ने अपनी एक शक्ति का उपयोग किया और उस अजीब वस्तु को बाहर निकाला। उस वस्तु को सम्राट का प्रतीक कहा जाता था। अगले दिन वांग जंगल में अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। फिर मास्टर शिन ने उससे कहा कि इस प्रतीक की अपनी चेतना है और अब से यही उसे मार्ग दिखाएगा और उसे और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उसे इस प्रतीक द्वारा दिए गए मिशनों को केवल 1 महीने के भीतर पूरा करना होगा। हमें पता चला कि सम्राट के प्रतीक ने उसे उसका पहला मिशन दे दिया था। वह मिशन था बिना किसी जादुई शक्ति का उपयोग किए एक ही दिन में 100 पेड़ काटना। इसका उद्देश्य उसके शरीर को मजबूत बनाना था। किसी तरह 100 पेड़ काटने में सफल हो गया। फिर उसने उन सभी को एक जगह इकट्ठा किया और तब तक वह पूरी तरह थक चुका था। जैसे ही उसने उसे खाया, उसने महसूस किया कि उसके अंदर जबरदस्त ऊर्जा बहने लगी है। लेकिन उसने देखा कि मास्टर शियान उसके लिए उन ऊर्जा गोलियों में से एक छोड़ गए थे ताकि वह उसे खाकर अपनी ताकत वापस पा सके। उसके बाद सम्राट के प्रतीक ने उसे दूसरा मिशन दिया। वांग ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और पूरे 15 दिन घर बनाने और उसे बेहतर करने में लगा दिए। आखिरकार उसने उसे पूरा कर लिया और वह घर बहुत सुंदर दिख रहा था। प्रतीक ने उससे कहा था कि उसे काटे गए पेड़ों से लकड़ी तैयार करनी होगी, फिर उसी लकड़ी से एक बड़ा घर बनाना होगा। इसके बाद शाही प्रतीक ने उसे एक और मिशन दिया। उसने कहा कि उसे नदी से उस घर तक पानी की नहर खोदनी होगी जो उसने बनाया था और एक बगीचा तैयार करना होगा जहां वह पेड़ लगाएगा। वांग यह भी करने में सफल हो गया। इस तरह उसने एक सुंदर बगीचा बनाया और पानी की नहर भी तैयार कर दी। हमें पता चला कि वांग के उस जगह पर आने के बाद पूरा 1 महीना बीत चुका था। फिर शाही प्रतीक ने उससे कहा कि आखिरी मिशन जो वह उसे देने वाला है वह यह है कि मास्टर शियान के पुराने घर का सामान नए घर में ले जाना। वांग को लगा कि यह तो बहुत आसान होगा, इसलिए उसने पूरा दिन सामान उठाने में बिताया और आखिर में आखिरी डिब्बा भी उठाकर सब काम पूरा कर लिया। लेकिन ठीक उसी पल वह डिब्बा जो उसने घर के अंदर रखा था अचानक टूट गया। उसमें से सम्राट के प्रतीकों की बहुत बड़ी संख्या बाहर निकल आई। वांग खुश था क्योंकि उसे लगा था कि उसने केवल 1 महीने में शाही प्रतीक द्वारा दिए गए सभी मिशन पूरे कर लिए हैं। लेकिन फिर वांग को एहसास हुआ कि जब तक वह उन सभी प्रतीकों द्वारा दिए गए मिशनों को पूरा नहीं कर लेता तब उसे और भी अनगिनत मिशन पूरे करने होंगे। वह बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि मास्टर शिन ने उसे यह नहीं बताया था कि उसके सामने अभी भी मिशनों का एक विशाल ढेर बाकी है। उसे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसी दौरान मास्टर शिन अंदर आए और उन्होंने देखा कि वांग गुस्से में है, लेकिन वांग ने उन्हें आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मास्टर शिन बोले, वैसे वांग, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि तुम्हारे सामने अभी बहुत सारे मिशन बाकी हैं, लेकिन मैं तुम्हें उनकी संख्या देखकर डराना नहीं चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहते, वांग उनके पीछे भागा और उन्हें मारना चाहता था। अगले दिन वांग ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने की ट्रेनिंग कर रहा था। सम्राट के प्रतीक ने उससे कहा कि अगर वह सही तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करना चाहता है तो उसे शांत रहना होगा और अपने मन को पूरी तरह खाली करना होगा। लेकिन उसी समय मास्टर शियोनन जाग गए।
खिड़की के पास खड़े हो गए और वांग को परेशान करने लगे। उन्होंने उससे कहा कि वह कमजोर है क्योंकि उसने अभी तक सही तरीके से ध्यान लगाना और ऊर्जा इकट्ठा करना नहीं सीखा है। वांग अपना आपा खो बैठा और उसी वजह से उसकी ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो गई और लगभग उसे जला ही देती। मास्टर शिन लगातार उसका मजाक उड़ाते रहे जब तक कि वांग ने उन्हें गाली नहीं दे दी। इस वजह से मास्टर ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और एक गरजता हुआ बादल बना दिया। उसके बाद अकेला बैठा चिढ़ रहा था क्योंकि मास्टर शिन लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर मास्टर ने उस बादल को वांग के पीछे लगा दिया और उसकी कही बात की सजा के तौर पर उस पर बिजली गिराने लगे। तब वांग ने फैसला किया कि अब वह भी उन्हें परेशान करेगा और उन्हें चैन से नहीं रहने देगा। फिर वांग ने मास्टर को वह जूस दिया। उसने उनसे कहा कि उसने यह खास तौर पर उनके लिए तैयार किया है। मास्टर ने उसका धन्यवाद किया और वह जूस पी लिया, लेकिन उसका स्वाद बहुत भयानक था। तब वांग ने उनसे कहा कि उसने वह जूस जानवरों के पेशाब से बनाया था। उसके बाद वांग ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और वहां से भाग गया। मास्टर उसके पीछे उड़ते हुए गए ताकि उसे पकड़कर पीट सकें। कुछ समय बाद वांग बैठकर ट्रेनिंग कर रहा था। तभी मास्टर शिन उसके पास आए और उसे उसकी ताकत बढ़ाने के लिए 2 ऊर्जा गोलियां दी, लेकिन वांग को शक था कि वह फिर से कोई शरारत करने वाले हैं। हालांकि मास्टर ने उससे कहा कि वह मजाक नहीं कर रहे हैं और वांग को अभी तुरंत दोनों ऊर्जा गोलियां खा लेनी चाहिए ताकि उसकी शक्ति बढ़ सके। वांग ने सच में उनकी बात मान ली और दोनों गोलियां खा ली, लेकिन अचानक उसके शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा और तब पता चला कि मास्टर ने उन ऊर्जा गोलियों के अंदर तीखी मिर्च भर दी थी। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि ये दोनों गुरु शिष्य हैं या फिर ऐसे दोस्त जो हर समय एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं। वांग मास्टर पर गुस्सा हो गया, लेकिन मास्टर ने उसे शांत किया और फिर दूसरी तरफ से उसे असली ऊर्जा गोली दे दी। दूसरी तरफ समुद्र के बीचों बीच जाई का जहाज अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा था। लिन अकेली खड़ी वांग के बारे में सोच रही थी और उसकी चिंता कर रही थी। तभी टीचर जोया उसके पास आई और उससे कहा कि वांग बहुत शक्तिशाली है और उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर हम वापस वांग के पास लौटते हैं जो झील के बीचों बीच खड़ा होकर एक विशाल चट्टान उठाए हुए था। उसी समय मास्टर शियान ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और एक विशाल जादुई हथौड़ा बनाया। फिर उस चट्टान पर वार किया जिसे वांग उठा रहा था। समस्या यह थी कि पानी के अंदर वांग के नीचे कई चाकू छिपे हुए थे और उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन उसके बाद मास्टर शिन ने उससे कहा कि वह चट्टान नीचे रख दे और थोड़ी देर आराम कर ले। वांग ने वैसा ही किया। फिर जाकर मास्टर शियोनन के पास बैठ गया। अगर वह थोड़ी देर और उस चट्टान को संभालने में असफल हो जाता तो वे चाकू उसे गंभीर रूप से घायल कर देते। फिर वांग ने उनसे कहा कि उसे उनका इस तरह एक दूसरे के साथ मजाक करना पसंद नहीं है और अब उन्हें यह सब बंद कर देना चाहिए। लेकिन मास्टर शियान ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उस फल को खाने ही वाले थे। वांग ने तुरंत वह फल उनसे छीन लिया और उसे खोल कर देखा। तब पता चला कि मास्टर ने उसके लिए एक जाल बिछाया था और उसके अंदर कोई नुकीली चीज छिपा रखी थी जो उसे घायल कर सकती थी। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के लिए तैयार किए गए सारे जाल बाहर निकाल दिए। जब मास्टर ने देखा कि वांग अब इस तरह मजाक नहीं करना चाहता तो उन्होंने पानी के नीचे छिपे हुए चाकू भी बाहर निकाल दिए। फिर जब वे दोनों बात कर रहे थे, वांग ने मास्टर से पूछा, मैं अपनी ट्रेनिंग कब खत्म करूंगा? मास्टर ने उससे कहा कि उसकी ट्रेनिंग पूरी होने में अभी बहुत लंबा समय बाकी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वह अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा वह सम्राट की पदवी का उत्तराधिकारी बन जाएगा। उन्होंने उसे बताया कि जब वह खुद वांग की उम्र के थे तब उन्होंने भी बिल्कुल यही ट्रेनिंग की थी जो अभी वांग कर रहा है और उस समय उनके अपने गुरु मानव भूमि के पिछले सम्राट थे। उन्होंने आगे कहा, और उसी तरह वांग तुम भी मानव भूमि के सम्राट बन सकते हो, लेकिन उस पद तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले कोई सच में महान कार्य करना होगा। इसीलिए भविष्य में मैं तुम्हें एक ऐसे कबीले में भेजूंगा जो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करने वाला है। तुम्हारा मिशन उस कबीले को बचाना होगा। वांग ने उनसे पूछा, लेकिन आपको कैसे पता कि भविष्य में उस कबीले पर कोई समस्या आने वाली है? मास्टर ने जवाब दिया कि मानव भूमि के राजा ने उन्हें यह बताया है। और जैसे ही वांग ने यह सुना उसने उनसे पूछा, लेकिन आपको कैसे पता कि भविष्य में उस कबीले पर कोई संकट आने वाला है? मास्टर ने कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मानव भूमि में सबसे ऊंचा पद मानव भूमि के राजा का होता है और उसके ठीक नीचे मानव भूमि के सम्राट का पद आता है। सम्राट का कर्तव्य होता है कि वह राजा से आदेश प्राप्त करे और फिर उन्हें मानव भूमि के शासकों तक पहुंचाए ताकि समस्याओं को होने से पहले ही रोका जा सके। फिर वांग ने उनसे उस कबीले का नाम पूछा जिसकी मदद के लिए उसे भेजा जाने वाला था। उन्होंने जवाब दिया कि उसका नाम स्वतंत्र महिला कबीला है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह कैसा अजीब नाम है। खैर, उसके बाद मास्टर शिन वहीं बैठे थे। तभी अचानक उन्होंने मानव भूमि के शासकों को अपने आदेश देने के लिए बुला लिया। उस समय वांग एक तरफ खड़ा होकर यह सब देख रहा था। मास्टर ने उनसे कहा कि जो भी उन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसे स्वयं राजा द्वारा दंडित किया जाएगा। वांग मन ही मन सोचने लगा कि उन सभी शासकों के पास कितनी जबरदस्त शक्ति है। उसके बाद मास्टर शिन ने उनसे बातचीत समाप्त की और उन्हें जाने का आदेश दिया और वे तुरंत वहां से गायब हो गए। फिर वांग ने मास्टर शियान से पूछा कि जब मानव भूमि में कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही तो वह शासकों को आदेश क्यों दे रहे हैं?
लेकिन मास्टर ने उससे कहा कि मानव भूमि में कुछ दुष्ट राक्षसी संप्रदाय मौजूद हैं जिन्हें 10 संप्रदाय कहा जाता है। मानव भूमि में होने वाली ज्यादातर समस्याओं के पीछे वही संप्रदाय होते हैं। फिर उन्होंने उससे कहा कि अब वह उसे स्वतंत्र महिला कबीले में भेजने वाले हैं, इसीलिए उन्हें पहले से शासकों को आदेश देना पड़ता है ताकि वे सतर्क रहें और समस्याओं को होने से पहले ही रोक सकें। उसके बाद उन्होंने उसे 2 जादुई अंगूठियां दिखाईं और कहा कि वह उनमें से एक चुन सकता है। फिर उन्होंने समझाया कि उन अंगूठियों में से एक स्टोरेज रिंग है जिसमें कुछ भी रखा जा सकता है। वांग ने बिना एक पल सोचे ऊर्जा गोलियों वाली अंगूठी चुन ली। जहां तक दूसरी अंगूठी की बात है, उसमें ऊर्जा गोलियों के साथ साथ एक उपचार अमृत भी था जो गंभीर घावों को ठीक कर सकता था। यह देखकर मास्टर उससे नाराज हो गए और बोले कि उसने चुनने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन वांग ने उनसे कहा कि उनकी बनाई ऊर्जा गोलियां दुनिया की किसी भी चीज से बेहतर हैं। उस खूबसूरत तारीफ की वजह से मास्टर शियान ने उसे दोनों अंगूठियां देने का फैसला किया। फिर उन्होंने उससे कहा, अब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं अपनी बुद्धि का एक हिस्सा तुम्हें देने वाला हूँ। अचानक वांग ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया जो किसी स्नान घर जैसी लग रही थी। अचानक मास्टर ने अपने हाथ हिलाने शुरू किए और उनसे एक अजीब ऊर्जा निकलकर वांग के शरीर में प्रवेश करने लगी। उसी समय उसके बगल में एक लड़की भी मौजूद थी। जैसे ही वह ऊर्जा उसके अंदर स्थानांतरित हुई, मास्टर शिन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और उसे महिला कबीले में भेज दिया। लेकिन वहां पहुंचते ही उस लड़की ने तुरंत अपने हथियार से उस पर हमला कर दिया। वांग ने बर्फ की जादुई शक्ति का उपयोग करके उसके हमले को रोक लिया। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे प्रकट हुए? वांग ने जवाब दिया कि वह मानव भूमि के सम्राट द्वारा भेजा गया एक संदेशवाहक है और सम्राट ने उसे बताया था कि उनके कबीले में कोई बड़ी समस्या आने वाली है, इसीलिए वह यह जानने आया है कि वह समस्या क्या है और उसे खुद हल करना चाहता है। लेकिन उस लड़की ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसने वह बर्फीली दीवार तोड़ दी जो वांग ने बनाई थी। वह दोबारा उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वांग कितना हैंडसम है, वह वहीं रुक गई। फिर वांग ने समझाया कि खुद सम्राट ने अपनी शक्ति से उसे यहाँ भेजा है और उसका उस जगह पर प्रकट होने का कोई इरादा नहीं था। उसके बाद वह वहां से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि बाहर खड़ी गार्ड्स ने उस पर अपने तीर तान रखे हैं। उसी समय वह लड़की बाहर आई जिसे उन्होंने पहले देखा था और उसने महिला गार्ड्स को रुकने का आदेश दिया। फिर फेंग ने अपने गार्ड से कहा कि यह व्यक्ति एक पुरुष है। तब हमें पता चला कि यह लड़की महिला कबीले की नेताओं में से एक है और उसका नाम फेंग है। जैसे ही गार्ड्स को यह पता चला, वे हैरान रह गईं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था। उसके बाद फेंग वांग को उनकी शासक के पास ले जाकर उसे एक उपहार के रूप में पेश करना चाहती थी, लेकिन वांग उसके छूने से पहले ही पीछे हट गया और उससे कहा, अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो तो पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। हालांकि बेचरी किवेंज को बुरी तरह पीटा गया और वह हार गया। इसी वजह से उसे अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना पड़ा और केवल शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। आखिर में उसने मन ही मन सोचा कि उसकी असली ताकत उसकी जादुई शक्ति ही है। लेकिन उसी समय नेता फेंग ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे वांग को बांध दें ताकि वे उसे शासक के लिए एक उपहार के रूप में ले जा सकें। हालांकि वांग ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि वह ड्रैगन फेंग कबीले का युवा स्वामी वांग है। उसने यह भी कहा कि वह मानव भूमि के सम्राट द्वारा उनके कबीले में भेजा गया संदेशवाहक है और अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए उसने उन्हें वह पत्र दिखाया। उस पत्र में उसकी पहचान का प्रमाण था और वह विशेष रूप से सम्राट शियोनन द्वारा उसके लिए लिखा गया था। जैसे ही नेता ने वह पत्र देखा, उसने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया। अगले दिन वांग उस रथ में बैठा हुआ था जो उसे कबीले की शासक से मिलने ले जा रहा था। तब उसने फेंग से पूछा, तुम्हारे कबीले में कोई पुरुष क्यों नहीं है? रास्ते में उसने देखा कि कबीले के सभी निवासी महिलाएं थीं और वहां एक भी पुरुष नहीं था। फेंग ने जवाब दिया कि उन्हें पुरुषों की कोई जरूरत नहीं है। उसने आगे कहा कि वे सामान्य इंसानों से अलग तरीके से बच्चे पैदा करती हैं और तुरंत उसके बाद वे एक लड़की को जन्म देती हैं। फिर उसने और विस्तार से समझाते हुए कहा कि उनके कबीले के पास एक पौराणिक जल है और जो भी महिला उस पानी को छूती है वह गर्भवती हो जाती है। फिर फेंग ने वांग से पूछा, क्या हमारा कबीला दुनिया में प्रसिद्ध है या नहीं? उसने जवाब दिया कि उनका कबीला बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि जिस जगह वे रहते हैं उसके चारों ओर एक जादुई बाधा मौजूद है। फिर उसने यह भी बताया कि उसी बाधा की वजह से कोई भी कबीले से बाहरी दुनिया में नहीं जा सकता। जब वे यात्रा कर रहे थे, वांग ने उस इलाके में विशाल जानवरों की मूर्तियां देखी। उसने मन ही मन सोचा कि वे मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि असली विशालकाय जीव हैं और वे निश्चित रूप से कबीले की रक्षा के लिए वहां मौजूद हैं। जैसे ही उसने अपनी आंख की शक्ति का उपयोग किया, उसने देखा कि उन मूर्तियों के अंदर जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। फेंग ने उनसे कहा कि वे शासक से मिलने आ गए हैं। उसके बाद वे शासक के महल के पास पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद महिला सैनिक ने उन्हें रोक लिया और फिर नेता फेंग का अभिवादन किया।
लेकिन उस सैनिक ने उन्हें बताया कि एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और इस समय शासक बहुत व्यस्त हैं। जब फेंग ने उससे पूछा कि समस्या क्या है, तब उसने बताया कि एक अजीब आदमी बिना किसी की नजर में आए जादुई बाधा के अंदर घुस आया था और उसने 16 लड़कियों पर हमला किया था और अब उसे पकड़ लिया गया है। जैसे ही वांग ने यह सुना, वह गुस्से से भर गया और बोला कि वह खुद उस आदमी से निपटेगा। लेकिन समस्या यह थी कि जैसे ही वे महल के दरवाजे के करीब पहुंचे, वांग ने अपने दोस्त जाई को उसे आवाज लगाते हुए देखा। तब गार्ड ने उससे कहा कि यही वह व्यक्ति है जिसने उन 16 लड़कियों पर हमला किया था। उसी समय शासक की सहायक शियाओ के साथ वहां पहुंची और उसने वांग का स्वागत किया। वांग ने शियाओ से पूछा कि वे दोनों यहाँ कब आए। उसने जवाब दिया कि उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और आसानी से अंदर प्रवेश कर लिया। उसने यह भी बताया कि वह और जाई 3 दिन पहले अकेले यहाँ आए थे और समुद्री यात्रा के बाद आराम करने के लिए इस कबीले में पहुंचे थे। तब वांग ने उससे पूछा कि जब यहाँ एक जादुई बाधा है जो किसी को अंदर आने या बाहर जाने से रोकती है, तो वे यहाँ कैसे पहुंचे। फिर वांग ने शासक की सहायक से बात की और उससे कहा कि यह जरूर कोई गलतफहमी है और जाई वह व्यक्ति नहीं है जिसने लड़कियों पर हमला किया। फिर उसने पूछा आई को पकड़ा कैसे गया। वह गार्ड जिसे उन्होंने पहले देखा था, उसने जवाब दिया कि वह रात में गांव में गश्त कर रही थी। उसी समय उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। जब वह उस आवाज के पीछे गई, एक घर दिखाई दिया। जैसे ही वह घर के अंदर गई, उसने देखा कि जाई बिस्तर पर सो रहा था और उसके बगल में एक लड़की रो रही थी। शासक की सहायक उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। वांग ने कहा कि जाई कभी ऐसा काम नहीं कर सकता और उसके ऊपर लगाया गया आरोप झूठा है। दूसरी तरफ कोई दूर से यह सब देख रहा था। फिर उसने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि जब तक यह पता न चल जाए कि जाई ने सच में ऐसा किया है या नहीं, तब तक उसे छोड़ दिया जाए। तब हमें पता चला कि यह व्यक्ति उन्हीं 10 राक्षसी संप्रदायों में से एक का सदस्य था जिनका जिक्र पहले मास्टर शियान ने किया था। उसका नाम फैन था। हमें यह भी पता चला कि उसका मिशन जाई को खत्म करना और उसकी बदनामी करना था। और यह भी पता चला कि उसे यह आदेश 10 राक्षसी संप्रदायों के नेताओं में से एक ने दिया था। और हमें यह भी मालूम हुआ कि असल में लड़कियों पर हमला उसी ने किया था। उसने जाई के जूस में नींद की दवा मिला दी थी। उसे लगा कि उसका मिशन सफल हो चुका है। लेकिन तभी वांग वहां आ गया और उसने सिर्फ कुछ शब्दों में ही जाई को आजाद करवा लिया। फिर जब जाई बेहोश हो गया, तब फैन उसे उठाकर उन लड़कियों में से एक के पास ले गया जिन पर उसने हमला किया था। फैन ने मन ही मन सोचा कि उसे जितनी जल्दी हो सके जाई को खत्म करना होगा। रात में फैन वहां प्रकट हुआ और अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उस जगह को नष्ट कर दिया जहां जाई सो रहा था। लेकिन अचानक उस पर हमला हुआ और वह मुश्किल से उन वारों से बच पाया। तभी शियाओ वहां प्रकट हुई और उसने अपनी तलवार से उस पर हमला कर दिया। फैन ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति सक्रिय की और उस पर हमला किया। लेकिन फैन ने हार नहीं मानी और उसने उस पर अंधकारमयी जादू से हमला किया। लेकिन शियाओ ने आसानी से उसके हमले को रोक दिया। फिर अपनी तलवार से उस पर वार किया और उसे घायल कर दिया। अचानक जाई भी वहां पहुंच गया। उसके साथ शासक की सहायक भी थी और फिर वह लड़की भी वहां आई और उसने अपने धनुष से उस पर तीर चलाया और उसे निशाना बना लिया। फैन समझ गया कि अब वह बचकर नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि उसे उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति को पकड़कर बंधक बनाना होगा। जैसे ही उसने वांग को देखा, उसने अपनी शक्ति को एक विशाल सांप का रूप दिया और उसे हमला कर दिया। लेकिन वांग ने अपनी शक्ति को एक विशाल ड्रैगन का रूप दे दिया और कुछ ही सेकंड में उसने फैन को हरा दिया। आखिर में वे उसे पकड़ने में सफल हो गए। लेकिन तभी फैन ने अचानक अपनी शक्ति सक्रिय कर दी और खुद को उनके बीच विस्फोट कर लिया। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि वे उससे कोई जानकारी हासिल न कर सकें। तब हमें पता चला कि वह लड़की ही शासक थी और उसका नाम सोना था। फिर उस लड़की ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह अपनी जान दे देगा। इसके बाद वह वहां से चली गई। अगले दिन वांग शियाओ के साथ शासक के महल की ओर जा रहा था। तब उसने वांग से कहा कि अब उसे आराम करना चाहिए क्योंकि अगले दिन वह उसके लिए अपने महल में एक पार्टी आयोजित करने वाली है। तभी जाई उनके पास आया। उसने हमारे नायक से बात की और उसकी जान बचाने और सबको यह साबित करने के लिए उसका धन्यवाद किया कि लड़कियों पर हमला उसी ने नहीं किया था। वांग ने उससे कहा कि उसने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन अगर उसने सच में ऐसा किया होता तो उसे अपनी सजा जरूर मिलती और उसे कड़ी सजा दी जाती। उसके बाद वे तीनों शासक के महल में पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई समस्या सामने नहीं आई थी। वांग मन ही मन सोचने लगा कि मास्टर शिन ने उससे कहा था कि इस कबीले में कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। फिर भी उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और महल की ओर बढ़ता रहा। रास्ते में उसने उस झील को देखा। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की जन्म लेती है। सहायक ने उससे कहा कि उस झील के पानी को पवित्र जल कहा जाता है और उनके कबीले की कोई भी लड़की जो उस पानी को छूती है वह तुरंत गर्भवती हो जाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वांग को महसूस हुआ कि कोई विशाल जीव उसे देख रहा है और वह बहुत तनाव में आ गया। लेकिन सहायक ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि शायद उसने किसी विशाल जीव की ऊर्जा को महसूस किया है। उसने आगे कहा कि वही विशाल जीव उनके कबीले की रक्षा करता है और उसी की वजह से वे अब तक जीवित हैं, क्योंकि वह उन्हें हर खतरे से बचाता है। इसके बाद वे चलते रहे जब तक कि आखिरकार वे महल के अंदर नहीं पहुंच गए।
वहाँ शासक सोना ने उनका स्वागत किया। फिर सोना ने वांग से कहा कि वह उसे उस जगह का दौरा करवाएगी, इसलिए वह उसके साथ चला गया। दोनों एक पेड़ के पास पहुंचे जहाँ एक झूला लटका हुआ था और फिर वे दोनों साथ में झूला झूलने लगे। ऐसा लग रहा था कि इस युवक की शासक सोना के साथ एक प्रेम कहानी शुरू हो चुकी है। फिर सोना ने उससे बात करते हुए कहा कि वह कभी भी अपने कबीले की भूमि के बाहर नहीं गई। वांग उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और उससे बोला, जब यहाँ ऐसी जादुई बाधा है जो किसी को अंदर आने या बाहर जाने नहीं देती, तो तुम बाहर कैसे जा सकती हो? उसने जवाब दिया कि एक गुप्त दरवाजा है जिसके बारे में सिर्फ उसे और उसकी सहायक को पता है। उसने आगे कहा कि वह उस रास्ते से बाहर जा सकती है, लेकिन फिर भी वह अपने कबीले को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वह उनकी शासक है और उसे अपने लोगों की देखभाल करनी होती है और उसके पास कहीं और जाने का समय ही नहीं है। अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगला एपिसोड मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।